नमस्कार बच्चों। पिछले वाले ई लेक्चर में हम आर्षित दत्त के आर्थिक विचारों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम एम एन रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय के दिए हुए अर्थशास्त्र के बारे में विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मानवेंद्र नाथ का संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करें। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जो कि बाद में मानवेंद्र नाथ राय के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका जन्म 21 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा चिंगरीपोटा में हुई। नरेंद्र ने उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु अरविंद घोष के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कलकत्ता में प्रवेश लिया। बाद में उन्होंने बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में प्रवेश लिया, किंतु अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके। नरेंद्र ने स्वयं को विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल कर लिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इन्हें भी 20 वर्ष की अल्पायु में 1910 में अन्य क्रांतिकारियों के साथ साथ नरेंद्र पर भी हावड़ा षड्यंत्र में मुकदमा चला एवं 1 वर्ष की सजा हुई। जेल से निकलने के पश्चात उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों में एकता व तालमेल स्थापित करने के प्रयास किए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने उत्तरी भारत का व्यापक रूप से भ्रमण किया। इसी भ्रमण के अंतराल में जतेंद्रनाथ मुखर्जी के संपर्क में आए। मुखर्जी क्रांतिकारियों के युगांतर ग्रुप के नेता थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही उन्होंने विदेश चले जाना उचित समझा, क्योंकि भारत में ब्रिटिश पुलिस का उन पर भारी दबाव था। नरेंद्र 1915 में डच इंडीज पहुंचे हुए क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु जर्मनी से हथियार प्राप्ति के असफल प्रयास किए। इस भ्रमण के अंतराल वे जतेंद्रनाथ इन्होंने दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन, जापान, फिलीपींस आदि का 1 वर्ष तक भ्रमण किया। अंत में वे सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। इस समय तक वे क्रांतिकारी गतिविधियों की निरर्थकता समझ चुके थे। वह अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहते थे। नरेंद्र स्टेट फोर्ट विश्वविद्यालय परिसर में थे वे एक भारतीय मित्र के साथ रह रहे थे। उस मित्र की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर मानवेंद्र नाथ राय रख लिया। इस नाम परिवर्तन को राय ने अपने पुनर्जन्म की संज्ञा दी। अमेरिका व मैक्सिको में अपने प्रवास के अंतराल उनके विचारों में मौलिक परिवर्तन आया। वे अब एक उग्र राष्ट्रवादी नहीं रहे, अपितु वे एक क्रांतिकारी समाजवादी हो गए। उन्होंने मैक्सिको में जहाँ एक और लाला लाजपत राय के साथ काम किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कार्ल मार्क्स का गहन अध्ययन किया। मैक्सिको में उन्होंने हीगल के द्वंद्ववाद का विवेचन किया। राय जब 1917 मैक्सिको में थे, तब ही रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। क्रांति की सफलता ने उन्हें प्रभावित किया। वह सोवियत रूस के बाहर प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके बाद राय अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से जुड़ गए। एम एन रॉय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होकर भी राष्ट्र सेवा की, तो कांग्रेस से वैचारिक मतभेद के कारण अलग होकर राष्ट्र सेवा करी। इसके बाद हम बात करें कि राय एक मौलिक विचारक थे। लेनिन ने एक बार राय को पूर्व में क्रांति का दीपक कहा। वे रूस के बाहर साम्यवादी दल की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे। रूस के बोल्शेविक क्रांति से बहुत आर्थिक प्रभावित थे, लेकिन भारतीय संदर्भ में रूस जैसे साम्यवाद की उपयोगिता पर उन्हें संदेह था। वे भारत में चीन जैसे साम्यवाद की भी स्थापना के पक्षधर नहीं थे। उनका अपना समाजवादी विश्लेषण था। उनकी क्रांतिकारी समाजवाद में स्वतंत्रता और प्रजातंत्र दोनों ही समाहित थे। यह उनके अपने मौलिक विचिंतन का प्रतीक था। इस तरह से हम कह सकते हैं राय समाजवाद में स्वतंत्रता और प्रजातंत्र दोनों के समर्थक है। यद्यपि राय पाश्चात्य सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। वहाँ की लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक
की अवधारणा ने ही राय की विचारधारा को एक दिशा प्रदान की। तथापि राय को कि भारतीय राष्ट्रता में गहन आस्था थी। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी को यूरोप व अमेरिका की भांति स्वतंत्रता प्रदान करो, लेकिन उसे भारतीय नारी के आदर्श से दूर मत ले जाओ। उसे स्वतंत्रता के नाम पर अभिशाप के रूप में अपवित्र न करो, जैसा कि नारी के साथ पाश्चात्य जगत में होता है। भारत से जाति व्यवस्था को दूर करो, लेकिन पाश्चात्य जगत की दुराचार वृत्ति को रोको। पूंजीवाद को बढ़ावा दो, लेकिन पाश्चात्य जगत की भौतिकवादी भूख से बचो। धार्मिक अंधविश्वास से मुक्त पाओ व जीवन के प्रति एक विवेकशील मत अपनाओ, लेकिन यह कभी स्वीकार न करो कि प्रायोगिक विज्ञान ही मानव ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। इसके बाद में राय ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे, जिनमें से हम इन बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं, जैसे जिनमें शुरू में नंबर 1 है निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि, उद्योग, सहकारी समाजवाद, आर्थिक नियोजन और नववादवाद। अब हम चर्चा कर रहे हैं निर्धनता पर। एम.एन. राय के विद्रोही विचारों की प्रकृति में तत्कालीन भारत की निर्धनता का स्पष्ट प्रभाव है। राय ने भारत की निर्धनता का गहन अध्ययन किया तथा निष्कर्ष के रूप में बताया कि विदेशी शासन ही हमारी निर्धनता के लिए दोषी नहीं है, अपितु सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था भी इसके लिए दोषी है। इस प्रकार उन्होंने भारत की निर्धनता के दो मुख्य कारण बताए, जिनमें एक था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का आर्थिक शोषण और दूसरा था परंपरागत सामंती व्यवस्था। राय ने भारत में निर्धनता दूर करने हेतु ब्रिटिश शासन की समाप्ति को अपर्याप्त बताया। राय के अनुसार हमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साथ साथ देश की सामंती व्यवस्था से भी छुटकारा पाना होगा, अन्यथा भारत से गरीबी का निवारण असंभव है। इसके लिए समाजवादी क्रांति की महती आवश्यकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राय ने जो भारत में निर्धनता है इसके मूल में 2 कारण बताए। नंबर 1 पाश्चात्य या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का शोषण, और दूसरा भारतीय व्यवस्था में सामंती। तो इन दोनों से मुक्ति के बाद ही निर्धनता दूर हो सकती है। राय ने धन के असमान वितरण का पर भी ध्यान आकृष्ट किया। आर्थिक व सामाजिक असमानता के लिए उन्होंने असमान अवसर को उत्तरदायी बताया। उनकी विकास अवधारणा सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की है। राय के अनुसार आय व धन का न्यायोचित वितरण स्वतः ही भारत की निर्धनता दूर करने में सहायक होगा। तो हम कह सकते हैं कि राय ने जो इनकम और धन का न्यायोचित वितरण पर जोर दिया। दूसरा बिंदु आता है बेरोजगारी अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट। राय ने भारत में व्याप्त बेरोजगारी को एक प्रमुख समस्या के रूप में लिया। उन्होंने भारत की बेरोजगारी को यूरोपीय बेरोजगारी से अलग बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप में बेरोजगारी परिणाम है औद्योगिकरण का, यह एक संक्रांति काल है। भारत में बेरोजगारी परिणाम है परंपरागत कुटीर व लघु उद्योगों के विनाश का। परंपरागत लघु व कुटीर उद्योगों का विनाश ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण हुआ। भारत की बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी है, जबकि यूरोपीय राष्ट्रों की बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में जहाँ छिपी हुई बेरोजगारी के स्पष्ट संकेत हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि के भी पिछड़ेपन के कारण अधिकांश व्यक्तियों को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त नहीं होता। राय ने बताया कि भारत की बेरोजगारी न तो आधुनिक शिक्षा का परिणाम है और न ही शिक्षित बेरोजगारी ही यहाँ है। यह शिक्षित बेरोजगारी तो यूरोप में ही देखने को मिलेगी, भारत में नहीं। भारत में तो आधुनिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था ही नहीं है। भारतीयों को आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर ही नहीं है। यहाँ तो बेरोजगारी की जो समस्या वह ग्रामीण बेरोजगारी है। एम.एन. राय ने भारत में बेरोजगारी की समस्या के निवारण के लिए कुछ उपाय बताए, जो इस तरह से हैं। तीव्र औद्योगिकरण करो, कृषि का आधुनिकीकरण करो, राज्य के स्वामित्व में विशाल कृषि फार्मों की
स्थापना और व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। इन अगर उपायों को अपनाया जाए तो भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया कृषि के ऊपर अपनी बात रखी। राय ने भारत की निर्धनता के मूल में सदियों से चली आ रही परंपरागत सामंती व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया। इस सामंती व्यवस्था के कारण ही भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है और इस पिछड़ी हुई कृषि के कारण ही बेरोजगारी व्याप्त है। राय के अनुसार मात्र तीव्र औद्योगिकरण से गरीबी व बेरोजगारी का हल नहीं निकल सकता। तीव्र औद्योगिकरण जहाँ एक और अल्प मात्रा में ही बेरोजगारी को कम कर सके, वहीं दूसरी ओर थोड़े समय बाद औद्योगिक उत्पादन अतिरेक की स्थिति आ जाएगी, जिससे औद्योगिकरण भी रुक जाएगा। भारत की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृषि का आधुनिकीकरण परम आवश्यक है। इसलिए राय ने कहा कि औद्योगिक विकास कृषि विकास व कृषि आधारित उद्योग के विकास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। राय विचारधारा से समाजवादी अवश्य थे, परंतु उन्होंने रूस जैसा समाजवाद विकास भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना। कृषि विकास को तो कदापि नहीं। उन्होंने वर्तमान पूर्व स्वामित्व व्यवस्था पर प्रहार किया तथा भूमि सुधारों पर बल दिया। उन्होंने उन्हीं के शब्दों में, यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकृत व पुनर्गठित करना चाहते हैं और भारतीय संपदा में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कृषि से ही निश्चित रूपेण प्रारंभ करना होगा। पुनः कृषि के पुनर्गठन का प्रकार जो कि हमारे देश के लिए अनिवार्य व संभव है, समाजवाद जैसा समान होना आवश्यक नहीं है। भूस्वामित्व व्यवस्था का समापन तो पूर्व क्रांतियों की ऐतिहासिक विशेषता है और यह देखा जाना शेष है कि क्या जमींदारी व्यवस्था का अंत स्वयं ही हमारी आशाओं के अनुरूप चमत्कारी प्रभाव डालेगा। राय ने स्पष्ट शब्दों में जमींदारी व्यवस्था के अंत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भूमि पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो भूमि को जोतता है। जहाँ एक और जमींदारी व्यवस्था में जमींदार खेती हर मजदूर का हर प्रकार से शोषण करता है, वहीं दूसरी और वास्तविक कृषक स्वामित्व रूप से खेत से नहीं जुड़ सकता। राय के विचार वर्तमान भू स्वामित्व व्यवस्था को लेकर कल्पनातीत उग्र थे। उन्हीं के शब्दों में हमारा कार्यक्रम है बिना शर्त भू स्वामित्व व्यवस्था का समापन, भूमि पर राष्ट्रीय स्वामित्व तथा गरीब किसानों के मध्य इसका वितरण। हमारा नारा है बिना क्षतिपूर्ति के अधिग्रहण। इस प्रकार राय ने कृषि के बारे में अपने विचार रखे। अब और उन्होंने इसके बाद उन्होंने जो विचार दिए वो उद्योग पर। भारत को एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाने के लिए हेतु एवं राय ने भारत के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया। यह तीव्र औद्योगिकरण आधुनिकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार भारत में तेजी से ऐसे बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास होना चाहिए जो आधुनिक तकनीक पर आधारित हों। यह औद्योगिकरण भारत के पुनर्निर्माण हेतु अनिवार्य है, चाहे वह पूंजीवादी पद चिन्हों पर हो या समाजवादी चिन्हों पर। राय ये जानते थे कि बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन है, इसके विकास से पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित हो जाएगी। लेकिन राय ने कहा कि सरकारी नीति के अंतर्गत इस संकेंद्रण को रोका जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन होते हैं, इसके लिए हमें राय का उत्तर था भारत में प्रचुर व पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक व मानव संसाधन है जिनका की उपयोग बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में किया जा सकता है। राय लघु व कुटीर उद्योगों पर आधारित भारत के गौरवपूर्ण अतीत से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन वर्तमान औद्योगिकरण संरचना को देखकर उन्होंने बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों पर ही अधिक बल दिया। उनका मंतव्य है कि बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से ही देश में औद्योगिक वातावरण तैयार होगा, देश के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन राय ने लघु व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की हो, ऐसा नहीं। राय के अनुसार लघु कुटीर उद्योग भारत की बेरोजगारी समस्या हल करने की अधिक क्षमता रखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राय दोनों ही प्रकार के उद्योगों के संतुलित विकास हेतु जो विचार प्रस्तुत किए उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सत्य है कि भारत एक गरीब राष्ट्र, लेकिन यह सत्य नहीं है कि एक उपयोगी
पैमाने पर औद्योगिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है। जो संसाधन उसके पास है उनकी सहायता से उचित मात्रा में प्रारंभ किया जा सकता है, और यह किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं है कि अति उच्च स्तर का औद्योगिकरण भारत के लिए अच्छा ही होगा। दूसरी ओर बड़े पूंजीपतियों का छोटे उद्योगों के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है, लेकिन जनता द्वारा उनका प्रारंभ स्वयं ही स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस तरह से एम एन रॉय ने उद्योगों पर भी अपने विचार रखे। ठीक है, थैंक यू। आगे आप आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।